हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस हिंदी में करवाती हूँ। सो पॉलिटिकल साइंस हिंदी में करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, जैसा कि आप सब जानते हो चैप्टर 2 के पार्ट 2 आपको अपलोड कर चुकी हूँ मैं। ये पार्ट 3 है। आज हम आगे आने वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा आप सब जानते हो कि मैंने लास्ट वीडियो में बच्चों आपको 6 क्वेश्चन तक करवा दिया था। ठीक है, 6 क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन ये था कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, जिसमें हमने अफगानिस्तान संकट, जो अफगानिस्तान संकट 1979 में हुआ था वो पढ़ा। राज्यों में स्वतंत्र आंदोलन हो गया था, जिसमें 1991 में रूस और 1987 में चेचेनिया, एस्टोनिया और लताविया, जो सबसे पहले राज्य या देश अलग हुए थे यूएसएसआर से, तो वो कौन थे? चेचेनिया, एस्टोनिया और लताविया। ठीक है बच्चों। ओके, थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि जर्मनी का एकीकरण हो गया था, जिसे शीत युद्ध के दौर में जर्मनी में जो बर्लिन की दीवार खड़ी गई थी शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में, वो अब टूट चुकी थी आम जनता के द्वारा, इसलिए अब जर्मनी का एकीकरण हो गया था। ओके, फोर्थ पॉइंट हमने देखा था कि जो रूस था उसके द्वारा स्वतंत्रता घोषणा कर दी गई थी 1991 में। 25 जून 1991 में उसकी स्वतंत्रता घोषित हो गई थी। ओके, फिफ्थ पॉइंट हमने मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां देखी थी, जिसमें 2 नीतियां थी हमें, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ठीक है बच्चों। ओके, 6 पॉइंट में हमने देखा था कि मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और विश्व स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर यूएसएसआर का या फिर सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे 7th, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आज पैटर्न चेंज किया है पढ़ाने का। ठीक है बच्चों, पैटर्न इसलिए चेंज किया है क्योंकि आपको इजीली, आप ज्यादा प्रेशराइज ना हो, क्योंकि आपको, मुझे लग रहा था कि नोट्स आपको ज्यादा लग रहे हैं, बट आप सीरियसली में अगर आप नोट्स एक बार सिर्फ रीड आउट भी कर लोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, आगे आने वाले क्वेश्चन में जो हम 7th पढ़ेंगे उससे पहले मैंने 6th की 2 पॉइंट छोड़ दिए हैं, वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, जो एक ही पार्टी का अंकुश था और उसमें सरकार, कोई और सरकार की मतलब मान्यता नहीं थी, या कहीं कोई भी दल वहां पर नहीं था। ठीक है, 8th पॉइंट था प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिमी के मुकाबले कम होना, मतलब पीछे रहना। ठीक है, जो पश्चिमी देश थे अमेरिका जैसे, उनके मुकाबले में प्रौद्योगिकी और उत्पादन के मुकाबले में बुनियादी ढांचे में, मतलब अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत ज्यादा पीछे रहना, यह सब सोवियत संघ के विघटन के कारण थे। ठीक है बच्चों। ओके, जैसा कि आप सबको पता है, मैप और कार्टून सबके साथ साथ लेके चल रही हूँ, सो आप टेंशन मत लीजिए मैप और कार्टून की। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बच्चों को पहुंचाएं। इस चैनल पे आपको 10th क्लास की पोल साइंस स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, और आपको साइंस, मैथ्स आपको रेगुलरली मिल रही है। ठीक है बच्चों, जो आदेश सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। ओके, आप अपने भाई बहनों को, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं जिसमें आपको जान पहचान है। अदरवाइज आप 12th की पॉलिटिक्स भी आप शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि सिलेबस आई थिंक घट चुका है 30%, मेरे को भी न्यूज आई है, मैंने भी ये सिलेबस चेक किया था, तो अभी उसको ना देखते हुए मैं अपना सिलेबस कंटिन्यूसली लेके चलूंगी। अगर कोई डिफरेंस आता है, अगर कुछ चेंज होता है तो मैं उसे वहीं की वहीं साथ ही साथ करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो भी सिलेबस चेंज होगा मैं उसको आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे मुझे जहां तक पता है कि एक चैप्टर आपका दोनों बुक से घट गया है, अब 9 दोनों बुक्स में चैप्टर हैं, जो 18 चैप्टर्स है, बट अब एक चैप्टर घट गया है, तो अब 18 चैप्टर्स रह गए, सॉरी 16 चैप्टर्स रह गए हैं आपके। ओके, सो अभी हम सेकंड चैप्टर पे हैं, इस सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको ये कंटिन्यूसली अपनी पोल साइंस देखते हैं जो होगा। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है, अभी अभी देखते हैं कि क्या चेंज होता है क्या नहीं। अभी तो सीबीएसई के 12th के एग्जाम्स भी रह रहे हैं, 10th के एग्जाम्स भी रह गए, तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि चेंज होगा भी नहीं होगा, बट ये है कि आपका सिलेबस कम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए आपका सिलेबस कम हो जाएगा। ओके, चलो पढ़ते हैं बच्चों, ज्यादा बातें हो गई, आज 5 मिनट हमने बात कर ली, अब अपना थोड़ा सा पढ़ते हैं।
ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट या फिर कहीं क्वेश्चन या फिर हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट वो है शीत युद्ध के अंत के परिणाम। जैसा कि आप सबको पता है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, यहाँ पर चैप्टर 2 चल रहा है, 2 ध्रुवीयता का अंत। ओके, जो क्वेश्चन है या फिर हमारा न्यू टॉपिक है वो है शीत युद्ध के अंत के परिणाम। शीत युद्ध के जो अंत हुआ, जो 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ, उसके क्या परिणाम थे वो हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। अब क्या होता है बच्चों, देखो पहले तो आपको मैं बता देती हूँ 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया था, जो विश्व स्तर पर उसका विघटन हो चुका था। ठीक है, अब उसके जो राजनीति में, विश्व राजनीति में प्रभाव पड़े थे वो क्या थे, हम वो देखेंगे। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो शीत युद्ध के अंत के परिणाम है, इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के ये भी दे सकते हैं कि जो सोवियत संघ के विघटन से जो विश्व राजनीति में, जब सोवियत संघ का जो एक महाशक्ति का विघटन हुआ तो पूरे वर्ल्ड में, विश्व की राजनीति में, पूरे वर्ल्ड की राजनीति में क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, या फिर हम अगर इसका एक और क्वेश्चन देखें तो ये हो सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम पड़े। ठीक है, सोवियत संघ के जो विघटन हुआ उसके क्या परिणाम पड़े, या फिर राजनीति में, विश्व की राजनीति में महाशक्ति की खत्म होने के क्या परिणाम पड़े, वो हमें आज पढ़ना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ समाप्ति की घोषणा। सोवियत संघ ने समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, अब वो कैसे, देखिए 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, जो बोरिस येल्त्सिन थे वो उसके नेतृत्व में यूरोप के देशों की तथा रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अब जो था 1991 में, 1987 में जो था वो 3 राज्य या फिर देश अलग होते, चेचन्या, एस्टोनिया और लतानिया। ठीक है, चेचन्या, एस्टोनिया और लताविया। ठीक है बच्चों, आपको लिखवा चुकी हूँ, वैसे बुक में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में जो पूर्वी यूरोप के देश थे ना, और जो रूस, यूक्रेन और बेलारूस थे, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो उस अभी आपको मैं मैप में दिखा देती हूँ बच्चों। देखो बच्चों, ये जो रसिया देख रहे हो आप इस मैप में, वर्ल्ड मैप में, ओके, ये जो रसिया आप देख रहे हो, ये वाला रसिया जो यहाँ पर रूस था, सोवियत संघ का मतलब यहाँ पर था, यहाँ पर रूस था जो सोवियत संघ का मुख्य या फिर कहीं उत्तराधिकारी था वो, और यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी 1991 में। किसके नेतृत्व में? बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में। ठीक है बच्चों, अब बोरिस येल्त्सिन 1991 में रूस का राष्ट्रपति बना, तो रूस के राष्ट्रपति ने रूस को ही अलग कर दिया, जिसको देखकर यूक्रेन और बेलारूस भी अलग हो गए। ओके, ये 1991 में हुआ है। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है शीत युद्ध का अंत। अब 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। देखो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पर तो अमेरिका है आपकी, यहाँ पर सोवियत संघ है, इनके बीच ही तो शीत युद्ध चल रहा था। अब एक महाशक्ति तो हो गई खत्म, उसका तो हो गया दी एंड। तो अब हमारे पास एक ही तो महाशक्ति बची, अब ये अमेरिका ही तो बचा, तो शीत युद्ध का अंत हो गया। अब शीत युद्ध किससे करेगा? अमेरिका। अब अमेरिका के युद्ध किससे चलेगा जब दूसरी महाशक्ति खत्म हो गई तो इसलिए शीत युद्ध का खत्म हो गया अंत, शीत युद्ध का हो गया अंत। ठीक है बच्चों, शीत युद्ध खत्म हो गया। एक बच्चों एक फुल फॉर्म है जिसे बोलते CIS, इसे हिंदी में तो बोलते स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। ठीक है बच्चों, इसे लिख लेना, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये था कि 15 नए देशों का उदय हुआ था इसके थ्रू, CIS के, कॉमनवेल्थ ऑफ हिंदी में इसे स्वतंत्र राष्ट्रों का, राज्यों का राष्ट्रकुल बोलेंगे, जिसके दौरान सभी देश अलग हो गए, आजाद हो गए। ओके बच्चों, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम अपना। थर्ड पॉइंट में है अमेरिका इकलौती महाशक्ति बना। ओके, अब अमेरिका इकलौती महाशक्ति कैसे बन गया? दूसरी महाशक्ति का तो अंत हो गया। अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो सोवियत संघ के विघटन के कारण विश्व में एक ही महाशक्ति बची, जिसको अमेरिका कहा गया। ठीक है, अब अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति बन गया और विश्व में कोई और तो अमेरिका की चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि सब अभी पिछड़े हुए थे अमेरिका से, और अमेरिका महाशक्ति था विश्व की, इसलिए वह सबसे शक्तिशाली स्थापित
कर दिया गया। अब नए स्वतंत्र देशों का उदय, जो नए स्वतंत्र देशों का उदय हुआ, जो काफी यूएसएसआर के राज्यों ने, यूएसएसआर के देशों ने मिलकर, एक मिनट बच्चों, जो यूएसएसआर के देशों में मिले हुए राज्य थे या फिर कहीं देश थे छोटे छोटे, इन देशों के साथ जो मिले हुए राज्य थे, तो उन्होंने तो स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि अमेरिका के साथ में मिल जाते हैं, वो अमेरिका के नाटो में मिल जाते हैं वो देश। अगर हम स्टार्टिंग से देखें नव स्वतंत्र देशों के उदय को, तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, मतलब सोवियत संघ का तो विघटन हो गया। साथ ही 1922 की वह संधि जो समाप्त हो गई, जो संधि 1922 में रूस ने 15 देशों के साथ मिलकर एक सोवियत संघ की स्थापना की थी, जिस संधि के तहत की थी, उसकी भी समाप्ति हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो उसके समक्ष 15 नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, विश्व में 15 नए देशों का उदय हो गया, और वो 15 देश आपको याद करने की वजह से कंपलसरी नहीं है कि आपको 15 देश पूछे, बट जो 15 देश रूस के साथ मिलकर एक सोवियत संघ की स्थापना निर्माण कर रहे थे, उन्हीं 15 देशों ने मिलकर सोवियत संघ का विघटन कर दिया। मतलब सब अलग अलग हो गए और सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे विश्व में देशों की वृद्धि हुई। अब ऑब्वियस सी बात है कि छोटे छोटे देश देख लो आप, भारत के मैप, मतलब वर्ल्ड के मैप में छोटे छोटे से देश है, अगर आप गौर से देखो तो बहुत ही छोटे छोटे, फ्रांस हो गया, यूक्रेन, बेलारूस, बहुत छोटे छोटे देश है। इन्होंने मिलकर यूरोप संघ की, मतलब सोवियत संघ की स्थापना की थी। ठीक है, अब इन्होंने स्थापना की, अब ये अलग हो गए, तो ये अलग अपनी राजनीति अपनाएंगे, अपना अलग स्वतंत्र नीति अपनाएंगे, अपना अलग कानून अपनाएंगे। इसी को देखते हुए उन्होंने अपना अलग हो गए, और जिसे देखते हुए विश्व स्तर पर नए देशों का उदय हुआ। 6th पॉइंट है बच्चों नाटो, सॉरी 5th पॉइंट है आपका, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। शीत युद्ध के दौर में हथियारों की होड़ इतनी बढ़ चुकी थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच, कि विचारधारा को रोकने के लिए युद्ध का हारना डर, मतलब जो विचारधारा इनके बीच में विचारधारा का जो युद्ध था, उसके युद्ध में जो हारने के डर से ना, इन्होंने दोनों ने ही, सोवियत संघ ने भी और उसने भी, अमेरिका ने भी, दोनों ने हथियारों के विशाल भंडार खड़े कर दिए। इतने ज्यादा हथियार का निर्माण किया, इतने ज्यादा का बहुत ज्यादा। ठीक है, तो परंतु 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, तो उसके साथ ही हथियारों की ओर समाप्त हो गई। अब यूएसए के सामना यूएसएसआर का कोई भी देश नहीं कर सकता था। ठीक है, किसी में इतने परमाणु हथियार नहीं थे, किसी में इतना दम नहीं था कि वो अमेरिका का सामना कर सके, जिससे विश्व में शांति स्थापित हुई और हथियारों की ओर भी समाप्त हो गई। ओके बच्चों, 6th पॉइंट आपका है नाटो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति या सैनिक संगठन बना। अब नाटो का कैसे सैनिक संगठन बन गया वो देखते हैं। अब शीत युद्ध के दौरान यूएसए व यूएसएसआर ने अपनी अपनी विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण किया था, ताकि उनकी महाशक्ति को बढ़ाया जा सके। तो यूएसए ने तो नाटो की भी स्थापना की थी और सीटो सेंटो की स्थापना की थी। सीटो सेंटो तो एक बार को बहुत ज्यादा ही लो लेवल के थे, बट नाटो जो था वो बहुत ही बड़े स्तर पे था। इसी के विरोध में कहे तो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। ठीक है बच्चों, तो वार्सा पैक्ट में जब संधि की थी, तो इन दोनों के बीच और ज्यादा विरोध होने लग गया कि स्थापना हो गई। तो अब यूएसएसआर का विघटन हो गया, सोवियत संघ का हो गया विघटन। तो अब सिर्फ एक ही नाटो की वो महाशक्ति बची, वो थी हमारी अमेरिका की। ठीक है, तो नाटो विश्व स्तर में सबसे बड़ा सैनिक संगठन बन गया, जो आज भी है। ओके बच्चों, ओके 7th पॉइंट देखते हैं अपना। 7th पॉइंट है अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब क्या होगा बच्चों, देखो शीत युद्ध के दौरान जब यूएस और अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों के एक दूसरे के बीच बराबर की टक्कर चल रही थी। ठीक है, अब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही संपूर्ण विश्व में अपना प्रभुत्व था। ठीक है, दोनों का संपूर्ण विश्व पूरा प्रभुत्व था। तो अपने वर्चस्व को स्थापित नहीं कर पा रहा था अमेरिका, क्योंकि दूसरी थी महाशक्ति, मतलब सोवियत संघ की जो महाशक्ति थी वो उसके वर्चस्व में बाधा बन रही थी। परंतु यूएसएसआर के सोवियत संघ के विघटन के बाद यूएसए को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता था, इसलिए वो इकलौती महाशक्ति रह गई और विश्व में कोई भी देश यूएसए को नहीं हरा सकता था, नहीं सामना कर सकता था अमेरिका का। ठीक है, इसी को देखते हुए अमेरिका पूरी विश्व की महाशक्ति बन गया, वर्चस्व स्थापित कर लिया और आज भी अमेरिका की बहुत ज्यादा पहुंच है। ठीक है बच्चों, ठीक है।
ओके, आगे देखो बच्चों, ये जो आप कार्टून देख रहे हो, ये वैसे आपकी कोई कार्टून नहीं है, बट ऐसे ही आपको समझाने के लिए, ये सोवियत संघ का झंडा है जिसमें 5 सितारे दिख रहे हैं आपको स्टार में, ठीक है। और ये अमेरिका का झंडा, जिनके बीच ये लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, शीत युद्ध का दौर चला था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या फिर कहें टॉपिक हमारा शॉक थेरेपी क्या थी, या फिर कहें और मतलब शॉक थेरेपी के जो पूर्व साम्यवादी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को किन परिवर्तनों में किया। जो सोवियत संघ था उसने देखो बच्चों, जो शॉक थेरेपी थी ना, सोवियत संघ ने अपनाई थी, ठीक है बच्चों। सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी क्यों अपनाई, इस पर क्या प्रभाव पड़े सोवियत संघ पे, जो इसने सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी अपनाई तो उसके क्या प्रभाव पड़े, और सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो पूर्व साम्यवादी देश थे उन्होंने कौन कौन सी अर्थव्यवस्था को अपने विकास हेतु अपनाना गया। अगर हम इसके ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के दें कि शॉक थेरेपी क्या थी, या इसके विशेषता बताइए, या फिर पूर्व साम्यवादी देशों ने, सोवियत संघ ने, मतलब पूर्व साम्यवादी देश जो सोवियत संघ है उसने अपनी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन किए विघटन के बाद, या फिर हम अगर इसको क्वेश्चन को घुमा फिर के दें कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन कौन सी व्यवस्था को अपनाया जिससे उनके विकास हेतु अच्छा माना, ठीक है। अब हम देखते हैं, ओके, जो यूएसएसआर था, जो सोवियत संघ था, उसने है ना अपनी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। इसलिए कहा गया कि एकदम से चोट मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना, एकदम से साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ना। अब यह नीति जो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये जो शॉक थेरेपी थी, यह IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक, इनकी निर्देशित में हुई, मतलब इनके द्वारा की गई है, मतलब इन्होंने निर्धारित की थी इस शॉक थेरेपी को इन्होंने निर्धारित किया था, जिसे बोला गया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने निर्धारित की थी, ठीक है, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया था। अब जो साधारण शब्दों में शॉक थेरेपी का अर्थ मैंने आपको बताया है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना, या फिर साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ना। ओके बच्चों, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ी एकदम से, इसलिए वहां पर अब देखते हैं कि क्या क्या अच्छा हुआ। फर्स्ट पॉइंट है बैंकों का निजीकरण कर दिया गया, जितने भी बैंक सरकार के हाथ में थे उन सबका निजीकरण कर दिया गया। अब कैसे किया, जो पूर्व साम्यवादी जो सोवियत संघ के देश थे उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाकर सभी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में दे दिया, जिनका निजीकरण कर दिया गया। और सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था में निजी बैंकों के निर्माण तथा कार्यों को मंजूरी दी। निजी बैंक जितने भी प्राइवेट बैंक थे उनके कार्यों को और उनको मंजूरी दे दी, जिससे पूंजीवाद की ओर बढ़ सके, जिससे अमेरिका की नीति को अपना सके। इसलिए उन्होंने अपनी सारी बैंकों को निजीकरण कर दिया, सबको प्राइवेट कंपनीज बना दी, मतलब प्राइवेट हाथों में भेज दिया, कोई भी अब सरकारी हाथों में नहीं रहेगा, ठीक है। ये सरकारी लिखा है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, सरकारी हाथों में कुछ नहीं है, बैंकों का निजीकरण सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हाथ में चला गया। ओके बच्चों, ओके, सेकंड पॉइंट है विदेशी पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी, FDI को मंजूरी दे दी। अब FDI क्या है वो देखते हैं। देखो, जो दूसरे विदेश है उसमें हम कोई इन्वेस्ट करते तो उसे FDI बोलते हैं, ठीक है। अब विदेशी पूंजी निवेश में जो सोवियत संघ था उसने अपने देश में किसी भी देश को यह अलाउ नहीं कर रखा था कि वो अपने FDI हमारे देश में इन्वेस्ट करे, या फिर अपने पैसे हमारे देश में इन्वेस्ट करे, हमारे देश में कंपनीज खोले, ऐसा कुछ अलाउ नहीं था सोवियत संघ के टाइम पे। बट अब शॉक थेरेपी अपनाने के बाद उन्होंने सारे विदेशी देशों पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी। अब कैसे दी, जो विदेशी पूंजी निवेश से तात्पर्य दूसरे देशों के निवेश कर्ताओं द्वारा किसी एक देश में निवेश करना होता है। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे दूसरा विदेश है, देखो आपको इजीली बता देती हूँ, यहाँ पर है सोवियत संघ, ये सोवियत संघ मान लो, या फिर B सोवियत संघ है और A अमेरिका। ओके बच्चों, A तो हो गया आपका अमेरिका और B हो गया सोवियत संघ। अब सोवियत संघ ने अपने देश में यह अपना रखा था कि कोई भी देश, कोई भी, या फिर भारत है या फिर चाइना है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कोई भी देश इसमें सोवियत संघ में अपना निवेश नहीं करेगा, अपनी पूंजी मतलब इन्वेस्ट नहीं करेगा, अपनी कंपनी नहीं खोलेगा। और अमेरिका
कि में ये था कि कोई भी देश उसके में निवेश कर सकता है, बट कंपनीज अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी हाई लेवल की होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं मिडिल मतलब थोड़ी लो लेवल की कंपनीज नहीं। आपको पता है जो बहुत बड़ा विकसित देश है ये, इसलिए वहां पर कोई लो लेवल तो चलेगा नहीं, इसलिए वहां पर हाई क्लासेस के ही चलेंगे। ओके ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया, जब सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया तो उसने मंजूरी दे दी सभी देशों को कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अमेरिका भी इन्वेस्ट कर सकता है, अब तो भारत भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये भी, और फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे सारे देश अब इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉक थेरेपी अपनाने के बाद। अब क्या होता है, जो पूंजी निवेश को विरोध किया जाता था, अब उसको अपना लिया गया। अब शॉक थेरेपी में एफडीआई को पूर्व संवादी देशों ने, जो सोवियत संघ के विकास हेतु मंजूरी दी गई, जिससे पूंजीवादी देश को पूर्व संवादी देश में निवेश कर सके, जिससे जो अमेरिका था वो सोवियत संघ में निवेश कर सकता था। अब थर्ड पॉइंट देखते बच्चों, उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। अब जितने भी उद्योग थे सबका निजीकरण कर दिया। आपको पता है सोवियत संघ में सब चीजें सरकार के हाथ में थी, बट अब पूर्व साम्यवादी देशों ने अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था जो थी होने के कारण सभी उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में रख रखा था, आप सबको पता है। ठीक है, जितने भी देश थे, जितने भी सोवियत संघ में जितने भी देश है, सबकी सरकार के हाथ में सारी चीजें थी, उद्योग भी और सब कुछ, बैंक भी, उद्योग भी, एफडीआई तो थी नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसके बाद शॉक थेरेपी अपनाने के बाद इन देशों ने निजी हाथों में मतलब निजी उद्योगों में परिवर्तन कर दिया, जिससे देशों के उद्योगपतियों को पूर्व साम्यवादी देशों में अपने उद्योग को बेच सके, जिससे कारण उद्योगों का निजीकरण हो गया और सारे उद्योग निजी प्राइवेट कंपनीज में बदल दिए गए, जिससे यह हुआ कि उद्योग बहुत ज्यादा ही कम दामों में बिकने लगे, बहुत ज्यादा ही खराब हो गई थी अर्थव्यवस्था, क्योंकि एकदम से सब कुछ प्राइवेट कर देना बहुत इजीली नहीं होता, हर चीज को देख के चलना पड़ता है। अब हम सरकारी हॉस्पिटल को एकदम से प्राइवेट कर दे तो वहां की फीस महंगी हो जाएगी, बहुत चेंजेस होते हैं, इसलिए कोई कहना इजी बात नहीं, सबको चेंज करना बहुत इजीली बात नहीं होती, बहुत हार्ड बात होता है किसी को भी चेंज करना। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बनाया गया। जो साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी ना, उसे पूंजीवाद में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब वो कैसे देखिए, जो सोवियत संघ की देश की विचारधारा थी वो साम्यवादी थी। ठीक है, जिस कारण उनकी अर्थव्यवस्था समाजवादी थी, अर्थव्यवस्था समाजवादी थी और विचारधारा जो थी वो साम्यवादी थी। ठीक है, से सोवियत संघ, से साम्यवादी, से समाजवादी, बस ये तीन से याद रखना। आपका पूंजीवादी और अमेरिका, ये आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जिसमें सभी निर्णय सरकार ले लेती थी, ठीक है, कोई भी निजी हाथ में कोई भी नहीं था। ठीक है, अब परंतु शॉक थेरेपी अपनाने के कारण जो था, पूर्व साम्यवादी देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। अब सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को खत्म करके अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया। अब जितने भी सरकार के हाथों में चीजें थी वो सारी प्राइवेट कंपनीज में दे दी। अब अपनी अर्थव्यवस्था, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी में बिल्कुल परिवर्तित हो गई, क्योंकि पूंजीवाद में तो इतना ही था कि निजी हाथों में सब कुछ चलता था, सब जनता द्वारा चलता था, कोई भी सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। बट अब सोवियत संघ में भी यही हुआ कि सारी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी कर दी गई, कुछ भी सोवियत संघ में सरकार के हाथ में नहीं रहा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। जो मुक्त व्यापार व्यवस्था थी, जो टैक्स लगता था बहुत ज्यादा व्यापार करने में, ए से बी जाने में बहुत ज्यादा टैक्स लगता था, बी से ए जाने में बहुत टैक्स लगता था, उसे मुक्त कर दिया गया कुछ समय के लिए, ताकि यह देश को अपने को प्रगति कर सके और अपने देश में ज्यादा से ज्यादा सामान मंगवा सके, जिससे सारी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। बट ऐसा नहीं हुआ, आगे देखेंगे हम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 पॉइंट है हमारा, सामूहिक पर्व की जगह, सॉरी फर्म है बच्चों, यहाँ पर पर्व नहीं है, यहाँ पर फर्म है आपका। ठीक है बच्चों, ये पर्व नहीं है, सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म। अब जितनी भी सरकार के हाथ में, जितने भी सरकार के हाथ में चीजें थी सामूहिक थी, जितनी भी, वो सारी निजी हाथों में दे दी गई, सारी कंपनीज निजी हाथों में कर दी गई, कोई भी अब सामूहिक नहीं रहा, कोई भी अब सरकारी नहीं रहा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम पड़े सोवियत संघ पे जब उसने शॉक थेरेपी को अपनाया। ओके, शॉक थेरेपी देखते हैं हमारे क्या परिणाम पड़ते हैं सोवियत संघ पे जब हमने सोवियत संघ ने शॉक थेरेपी को अपनाया। ओके बच्चों, ठीक है, आपको पहले बता देती हूँ कि जो शॉक थेरेपी थी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, अगर हम शॉक थेरेपी के परिणाम की बात करें तो इसको
क्वेश्चन घुमा फिराकर देख सकते हैं कि शॉक थेरेपी, हम इसी क्वेश्चन को देखें कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम पड़े। अगर हम इसको क्वेश्चन पेपर के नजरिए से देखें तो क्वेश्चन पेपर हमें अलग तरीके से दे सकता है, जैसे पूर्व साम्यवादी देशों पर शॉक थेरेपी के क्या परिणाम पड़े, या फिर हम देखें कि शॉक थेरेपी को अपनाने के कारण पूर्व साम्यवादी देशों पर क्या प्रभाव पड़े। और अगर हम थर्ड पॉइंट में देखें कि जो पूर्व साम्यवादी, जो सोवियत संघ वाले देश थे, उन्होंने शॉक थेरेपी के क्या नकारात्मक प्रभाव थे उन्हें देखा। ठीक है, आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम पूछ रहे हैं ना तो वो नकारात्मक ही है। ठीक है, अगर वो कहे कि नकारात्मक और सकारात्मक बताओ तो सकारात्मक में आप वो बता सकते हो जो मैंने आपको विशेषता बताई है ऊपर, जो बैंकों का निजीकरण हुआ, विदेशी पूंजी निवेश में एफडीआई को मंजूरी दे दी, ये आपकी विशेषता भी है। ठीक है, अगर वो नकारात्मक प्रभाव पूछता है तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, जो ये आपके सामने है परिणाम, ये वाले पॉइंट्स जो हैं आपके सारे, ये लिख सकते हो अगर आपको वो नकारात्मक प्रभाव पूछता है। और अगर आपसे वो सकारात्मक प्रभाव पूछता है तो वो आप ये लिख सकते हो, ये सारे सकारात्मक प्रभाव है। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। सकारात्मक में वो कि उसके क्या क्या अच्छे प्रभाव पड़े, क्या गुण अच्छा हुआ उसमें, जो भी था सोवियत संघ में कितनी अच्छी चेंजेस हुए। और अगर नकारात्मक पूछ लेता तो उसमें कंफ्यूज मत होना, नकारात्मक में मैं आपको समझाने वाली वो इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना कि यार मैं तो नकारात्मक नहीं याद करके आया। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ पढ़ लो एक बार, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट पॉइंट है शॉक थेरेपी के परिणाम में। जो फर्स्ट पॉइंट है उद्योगों के व बैंकों का विनाश। अब ये कैसे हुआ वो हम पढ़ते हैं। जब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सभी उद्योग और बैंक जब नियंत्रण सरकार के हाथों में था तो सरकार सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती थी और बैंकों से प्राप्त लाभ जनता के हितों को पूरा करते थे। ठीक है, अब जो था बैंक जितने भी बैंक थे सोवियत संघ में, वो सारे जितने भी थे खर्च न सिर्फ जनता के हितों को पूरा करने के लिए करते थे, जो बैंक खर्च करता था वो सिर्फ जनता के हितों को पूरा करने के लिए करते थे। और जो उद्योग थे वहां पर सिर्फ जनता कार्य करती थी और सारी जनता को, जितनी भी जनता थी वहां पर सबको सोवियत संघ में बिल्कुल मतलब सरकारी नौकरियां प्राप्त थी। ठीक है बच्चों, ओके आगे देखते हैं। जब शॉक थेरेपी अपना ली, परंतु जब शॉक थेरेपी के द्वारा सभी उद्योग व बैंकों का निजीकरण कर दिया गया, जब मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था विशेषता में कि बैंक और उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, तो उसके नकारात्मक प्रभाव में इन बैंक को निजीकरण करने के बाद बहुत ज्यादा ही इनका विनाश हो गया, जिससे सभी उद्योग व बैंक बहुत ज्यादा सस्ते दामों पर निजी हाथों में। क्योंकि देखो बच्चों, अगर हम अमेरिका और सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ ने अपने आप को, अपने देश में एफडीआई की मंजूरी नहीं दी थी पहले जब वो सोवियत संघ था, बट जब उसने शॉक थेरेपी अपनाई तो उसने एफडीआई की मंजूरी दे दी। तो इसकी कंपनीज, अमेरिका की कंपनी सोवियत संघ में चली गई और उसने सोवियत संघ के सारे बैंक और उद्योगों को बहुत ज्यादा निजी हाथों में, बहुत ज्यादा कम रेट में, बहुत ही ज्यादा कम रेट में उन्हें खरीद लिया। जिससे क्या हुआ बच्चों, 90% जो उद्योग थे, जो सोवियत संघ के उद्योग थे, वो निजी कंपनी में या फिर निजी हाथों में चले गए, और वो भी औने पौने दामों में, बहुत सस्ते रेट में। ठीक है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया, या तो इसे आप ऐसे लिख लो गैराज सेल या फिर गराज सेल। ठीक है, ये क्यों कहा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों को छोटे छोटे मतलब बहुत कम दामों में निजी हाथों में सौंप दिया गया। इसे इसलिए इतिहास बोल रही हूँ बच्चों, विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। ठीक है, अब इससे उद्योग में बैंक अस्त व्यस्त हो गए और बैंकों का जमा जितना भी पैसा था सब उद्योगों में लगाई गई सरकार ने, पूंजी बर्बाद हो गई, सबकी सब पूंजी बर्बाद हो गई। जितने भी उद्योग में पूंजी बच रही थी या जितनी भी बैंकों में था पैसा, सब बर्बाद हो गया, जिससे सभी उद्योग और बैंक नष्ट हो गए। ये नकारात्मक प्रभाव है, याद रखना। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। आपको समझ में आ गया होगा कि उद्योग और बैंकों का विनाश कैसे हुआ, क्योंकि औने पौने दामों में, बहुत ज्यादा सस्ते रेटों में बेच दिया गया उन्हें। ठीक है, खरीदने वाले और कोई नहीं, क्योंकि सोवियत संघ बहुत बुरी तरह मार झेल रहा था गरीबी की उस टाइम पे, और इसलिए अमेरिका की कंपनीज ने ही सोवियत संघ में जाकर सभी उद्योग और बैंकों को खरीद लिया। सेकंड पॉइंट है खाद्य सुरक्षा का अंत। अब क्या होता है, जब सोवियत संघ था तो सोवियत संघ में अपनी सारी जनता को
खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाता था, सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाता था, बट अब खाद्य सुरक्षा का अंत हो गया क्योंकि उसने शॉक थेरेपी को अपना लिया। और शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद यह था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ जाएगी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह था कि जितना तुम कमाओगे उतना ही खरीद पाओगे। ठीक है, अब वहां पर इतनी ज्यादा खाद्य सुरक्षा खत्म हो गई थी तो लोग गरीबी से, भुखमरी से मरने लगे। ठीक है, और सरकार को जितनी मिलने वाली खाद्य सुरक्षा का भी अंत हो गया। अब सरकार किसी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई थी, जो कमाना है वो ही खाओगे, अदरवाइज कोई किसी को नहीं देता। सरकार वहां पर किसी को कुछ नहीं दे रही थी क्योंकि अब सब कुछ बदल चुका था, बहुत बड़े स्तर पर बदल चुका था। देखिए तो हमें भी बहुत, अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, उन पे बीत रही थी जब गरीबी और बेरोजगारी, जो इस टाइम क्वारंटाइन चल रहा है, इस टाइम भी हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं और उन्हें खाने को भी नहीं मिल रहा, कितने लोगों की मौत हो गई भूख के मारे। ठीक है, उस टाइम पे भी यही हाल था क्योंकि लोग एकदम से गरीब हो गए थे बहुत ज्यादा, सब सरकार से मिलने वाली सारी हेल्प खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो गरीब हो गए बहुत बुरे और उन्हें भुखमरी के मारे मरना पड़ा। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट देखते हैं, गरीबी व बेरोजगारी में वृद्धि। गरीबी जितनी थी वो और ज्यादा बढ़ गई और बेरोजगारी भी उतनी ही बढ़ गई। सरकार ने जितनी लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवा रखी थी वो खत्म हो चुकी थी, सब चीजें खत्म हो चुकी थी और गरीबी में और बेरोजगारी में जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जिससे असमानता व अपराध में वृद्धि हुई। अगर हम देखें तो यूएसएसआर का विघटन हुआ। ठीक है, उससे पहले जनता को रोजगार दिया जाता था, सारी जनता को, सोवियत संघ में सब जनता को रोजगार दिया जाता था, उनके जन कल्याण के लिए अधिक से अधिक नौकरियां प्रदान की जाती थी उन्हें। परंतु जब शॉक थेरेपी अपना ली तो उन्होंने निजीकरण करने से सभी सरकारी उद्योग समाप्त हो गए थे और बैंक भी निजीकरण करने से समाप्त हो चुका था, जिससे भारी मात्रा में जनसंख्या बेरोजगार हो गई, गरीब हो गई और असमानता व अपराध में वृद्धि हो गई, जिससे शॉक थेरेपी के कारण गरीबी और बेरोजगारी में बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि हुई, जिससे लोग भुखमरी के कारण मरने लगे और उन्हें कोई आर्थिक जो भी सुविधा है वो उपलब्ध नहीं हो पाई। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, आर्थिक असफलता का आर्थिक विषमता बढ़ी। आर्थिक असफलता या फिर आर्थिक विषमता बढ़ी, ये क्या था? सोवियत संघ जब साम्यवादी देशों में था, मतलब सोवियत संघ जो पहले था 1991 से, उसकी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, बट जब उसकी नीतियां जो थी सरकार द्वारा चलाई जाती थी, सब कुछ सरकार के हाथ में था, परंतु एकदम से उन्होंने शॉक थेरेपी को अपना लिया तो उसके कारण अर्थव्यवस्था का विकास सरकारी नियंत्रण से हटकर, खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ निजी हाथों में चला गया, बाजार शक्ति पर छोड़ दिया गया, जितने भी बाजार थे सब पर छोड़ दिया गया, जो फिर प्राइवेट कंपनीज ने ले लिया। अब सरकारी नियंत्रण से तीव्र निजीकरण पर अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव आया। अब एकदम से हम जैसे एकदम से हिंदी पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है, अब हम एकदम से इंग्लिश तो नहीं पढ़ सकते ना। अब अगर हम पोल साइंस को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम क्या एकदम से इंग्लिश पे आ जाएंगे? वो टाइम लगेगा ना उसे ठीक करने में, उसे इम्प्रूवमेंट करने में, इसलिए वैसा ही यहाँ पर था। ठीक है, अब जब पूर्व साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरने लगी, उसका विघटन हो गया। ठीक है, अब विकास भी बहुत कम हो गया था, उनकी सफलता, आर्थिक असफलता इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि गरीबी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी। अब जो था रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। अब रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया क्योंकि रूस जो वहां का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी देश माना गया, तो उसका जो रूस तो था सबसे अमीर देश माना गया और उसका जो आर्थिक, जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया और वो वहां पर भी गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब 6 पॉइंट है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट कैसे आई? जो वहां पर मुद्रास्फीति थी, ठीक है, वो इतनी अधिक हो गई थी कि अधिक हो गई थी कि लोगों ने जमा पूंजी जाती रही, लोगों की जितनी भी जमा, वैसे वहां निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, बट जितनी भी थी सब खत्म होती रही। सामूहिक खेती का प्रणाली खत्म हो चुकी थी और इसके अतिरिक्त लोग अब भी खाद्यान्न सुरक्षा के उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सरकार उन्हें नहीं दे रही थी। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना आरंभ किया। सन 1991 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 के मुकाबले कहीं नीचे था। जो 1991 की बात हो रही है, 1999 की बात हो रही है, उसमें रूस 1989 की जो भी उसमें मतलब जो भी सकल घरेलू उत्पाद थी, जीडीपी थी, एक देश की जीडीपी का आपको मतलब बता दूं, एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना पैसा कम रहा है या फिर जा रहा है या फिर घूम रहा है, उसे जीडीपी कहा गया। अब 1989 में जितनी जीडीपी थी ना, उससे कई गुना कम हो चुकी थी 1991 में, बढ़ी नहीं थी, कम हो गई थी। ठीक है बच्चों, कम हो गई थी 1989 के मुकाबले 1991 में रूस की जीडीपी।
ओके बच्चों, मुद्रास्फीति जो आ गई थी रूस में, उसके कारण गरीबी बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। आपको एक फैक्ट बता देती हूँ बच्चों, जो रूस है उसका 1 रुपया हमारे इंडिया की 1 रुपया 3 पैसे के बराबर है। अगर हम कहें तो हमारा जो 1 रुपया है और 3 पैसे है, अगर हमें 1 रुपया इंडिया का रूस का खरीदना है ना, तो हमें 1 रुपया 3 पैसे देने पड़ेंगे और रूस का वो 1 रुपया आएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाली और नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मैं बताऊं तो टॉपिक्स हमारे शॉक थेरेपी के परिणाम तक पहुंच चुके हैं, जो नकारात्मक परिणाम थे, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो का 3rd पार्ट था। नेक्स्ट 4th पार्ट में आपको अपलोड करके जल्दी दे दूंगी। एंड आपका काम इतना है कि अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।